Hi everyone, this is Dr. Monica Mishra. So today's topic is translation part 2. अगर आपने अभी तक ट्रांसलेशन पार्ट 1 और ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं देखा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को लेफ्ट साइड पे एक बटन दिया हुआ है उसे क्लिक करके देख सकते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन. What is translation first of all? So translation is the formation of protein from mRNA, right? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है हमें mRNA से. तो हम प्रोटीन बनाएंगे mRNA से ताकि हमारा सेंट्रल डोग्मा का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो पाए. सो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. अब मुझे यानी प्रोटीन को ही हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं. इसको इनिशिएट करने के लिए मुझे कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो फैक्टर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले मुझे एक राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होगा जिसके 2 सब यूनिट होने चाहिए मेरे पास, 30S एंड 50S होने चाहिए, राइट. फिर मुझे एनर्जी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसके लिए हम जीटीपी को यूज करेंगे. डाइवेलेंट कैटायन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिससे मेरे 2 सब यूनिट जो है वो अटैच हो पाए. उसके बाद मुझे चार्ज टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी जो हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. एंड देन मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी एमआरएनए की. तो ये 5 चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी. कुछ और इनिशिएशन फैक्टर और रिक्वायर्ड होंगे हमें यहाँ पर, बट ये 4-5 चीजें जो है वो हमें इसेंशियली चाहिए ही चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आपके जो mRNA प्रेजेंट है उस mRNA पे जो आपकी 5th पोजीशन पे कैपिंग हो रखी है, इस कैपिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये जो कैपिंग है ये 7 mg की कैपिंग हो रखी है. ये जो 7 mg की कैपिंग हो रखी है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरा जो 18S का RNA होता है जो कि मेरे सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है. आप समझ रहे हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक mRNA बनाया हुआ है. इस mRNA को हम कैपिंग और टेलिंग करा चुके हैं लास्ट वीडियोस में. तो जब हमने यहाँ पर कैपिंग किया है तो इस कैपिंग को पहचानने के लिए, इसका जो सीक्वेंस है उसको पहचानने के लिए आई नीड अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ऐसे आरएनए के पास प्रेजेंट होगा जो 18S का आरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए. उसके पास इसको पहचानने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, राइट. तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है. नाउ अब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है तो मेरे जो 30S mRNA है यानी मेरे पास 2 सब यूनिट्स है. यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 सब यूनिट है. दिस इज 30S, राइट, एंड एक हम दूसरी ले लेते हैं, दिस इज 50S. ये क्या है? ये मेरे राइबोसोम्स है. राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, ये मेरे राइबोसोम्स हैं. सो ये स्मॉल यूनिट है, ये मेरी लार्ज यूनिट है. तो मेरी जो स्मॉल यूनिट है ये क्या करेगी? ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी. जो मेरी स्मॉल यूनिट होगी आरएनए की, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी किसके साथ? फॉर्माइल मिथेनॉइन टी आरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी. इसका मतलब क्या है? फॉर्माइल मिथेनॉइन जो है वो आपको पता है इट्स अ एफ-मेट. हम इसको एफ-मेट के नाम से भी जानते हैं. तो एफ-मेट का मतलब क्या होता है? एफ-मेट का यहाँ पर मतलब है कि ये एक अमाइनो एसिड है जो कि स्टार्टिंग अमाइनो एसिड है यानी AUG. तो जब AUG को हम क्या करते हैं, हम फॉर्माइल करा देते हैं तो ये एफ-मेट कहलाता है. यानी AUG को मैं एफ-मेट भी बोल सकती हूँ. तो मेरे पास राइबोसोम्स की यूनिट तो प्रेजेंट है, 30S RNA यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास. साथ साथ में मेरे पास अब जो आपका अमाइनो एसिड है वो भी प्रेजेंट है जो कि AUG है और एफ-मेट है. तो यानी 30S का जो RNA है ये किसके साथ कंबाइन हो गया? फॉर्माइल मिथेनॉइन के साथ कंबाइन हो गया. इसके साथ कंबाइन हो जाएगा टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो फॉर्माइल जो भी आपका AUG प्रेजेंट है और एफ-मेट यहाँ पर प्रेजेंट है ये फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है. तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड होने के कारण ये सबसे पहले टीआरएनए पे बाइंड होता है. अगर मैं आपको इस तरीके से टीआरएनए के स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो सबसे पहले जो बाइंड होगा वो क्या होगा? आपका 3rd पोजीशन से वो जो बाइंड होगा वो आपका एफ-मेट होगा यानी AUG, राइट. AUG लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा मेसी हो गया, AUG कर लीजिए, मैं इरेज कर देती हूँ, राइट. तो यहां पर ये क्या लगेगा? आपका एफ-मेट लग जाएगा और AUG इट्स अ स्टार्टिंग कोडोन बेसिकली. तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बना वो कॉम्प्लेक्स किस किस का बना? यहाँ पर देखिए मैं नीचे वाले को भी इरेज करके आपके लिए कॉम्प्लेक्स लिखती हूँ कि आपको इनिशिएशन के लिए किस किस कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी. तो आपको कॉम्प्लेक्स में चाहिए सबसे पहले आरएनए. आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी राइबोसोमल आरएनए की. सो राइबोसोमल आरएनए यानी मैं लिख सकती हूँ मेरे पास क्या है? आरएनए है जो कि कैसा था? 80S का था.
इस ATS ने क्या किया, आपके सब यूनिट का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पास Mg को रिकॉग्नाइज करने का सीक्वेंस प्रेजेंट था। इसने 30, ये जो मैं कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ 30 mRNA, ये कॉम्प्लेक्स है, स्मॉलर यूनिट है mRNA की 30, राइबोसोम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। इसने रिएक्ट किया किसके साथ, इसने रिएक्ट किया प्लस, मैं लिख दूं यहाँ पे F-MET यानी AUG जो कि मेरा स्टार्टिंग कोडोन है, F-MET के साथ। F-MET के साथ मेरा क्या है, tRNA भी आया है साथ में, क्योंकि tRNA ही अमाइनो एसिड को कैरी करता है। और इसको मिला के ये क्या बन गया, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट। सो ये जब कॉम्प्लेक्स एक साथ बन जाता है तो अब ये मेरा क्या करेगा, इनिशिएशन को स्टार्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 30 RNA 30 mRNA, फॉर्माइल मेथेनॉइन है यहाँ पर, tRNA और कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म हो चुका है। नाउ tRNA जो होगा वो कोडोन पार्ट से अटैच होता है, राइट। सो कोडोन पार्ट से अटैच होने के लिए tRNA को रिक्वायरमेंट पड़ती है GTP मॉलिक्यूल के लिए। इसके लिए आपको एक बार tRNA का स्ट्रक्चर डिटेल में देखना पड़ेगा। सो आपको GTP मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। GTP इज नथिंग जस्ट अ एनर्जी मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट लेवल पे कि क्या जब tRNA अमाइनो एसिड से अटैच होता है तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, कौन से मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट इज GTP। नाउ अब आपके पास स्मॉलर यूनिट प्रेजेंट था, अब आपके जो लार्जर सब यूनिट है जो कि mRNA की 2 यूनिट्स थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्मॉलर यूनिट है, राइट, दिस इज स्मॉलर यूनिट, ये कैसी है, लार्जर यूनिट है। तो अभी तक आपका सिर्फ जो स्मॉलर यूनिट थी 30S RNA की और राइबोसोम की ये आपके 5S, ये आप देख रहे होंगे 5th प्राइम की जो पोजीशन है 3rd प्राइम तक, ये आपका mRNA है। मैं अगर इसको आपको दूसरे कलर से कलर करके दिखाऊं तो ये mRNA है बेसिकली, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये mRNA है। इसके साथ अटैच हुआ है आपका स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये जो स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम यहाँ पर अटैच हुई है, इसके लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, GTP की, Mg2+ आयन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अभी तक ये वाला प्रोसेस हो चुका है। अब ये लार्जर जो सब यूनिट है ये आके अटैच होगी, राइट, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है, अब ये लार्जर सब यूनिट आके अटैच होगी। तो अब ये जब लार्जर सब यूनिट आके अटैच होगी तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, राइट, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। सो द इनिशिएशन फैक्टर्स जो होंगे, नाउ दे आर कंप्लीटिंग देयर यूनिट। जब 50 और 30 मिल जाएंगे, 50 और 30S mRNA आपके मिल चुके हैं, सॉरी राइबोसोम्स आपके मिल चुके हैं, तो ये 70 राइबोसोम बना दिया, 70S राइबोसोम यहाँ पर आपका बन गया। तो जो आपके लार्ज यूनिट्स होती हैं यहाँ पर 3 साइट प्रेजेंट होती हैं। ये बेसिकली साइट tRNA के लिए है, ये बेसिकली साइट है जहां से आपका अमाइनो एसिड आएगा तो tRNA इनके साथ अटैच होगा। तो साइट P होती है, साइट A होती है और साइट E होती है। साइट P जो होती है वो इसको आपके पेप्टाइड साइडल होती है, पेप्टाइडल साइड होती है, मीन्स जहां पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, जहां पे सबसे पहले कोई भी चीज अटैच होगी। उसके बाद आपके अमाइनो एसाइल, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने सबसे पहले अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए अमाइनो एसाइल सिंथेटेज लिया था, तो अमाइनो एसाइल के लिए एक साइट होगी। एंड ई इज द एग्जर्टिंग साइज, ठीक है, जहां से ये बाहर निकलेगा, ठीक है, एग्जिट करेगा बेसिकली। सो आइए एक बार मैं आपको साइट्स दिखाती हूँ। ये लार्जर सब यूनिट है, इस लार्जर सब यूनिट के अंदर मैं आपको हाईलाइटर से दिखाती हूँ। देखिए ये लार्जर सब यूनिट है, ये लार्ज और ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो लार्जर सब यूनिट के पास 3 साइट प्रेजेंट है, P साइट, A साइट और E साइट, राइट, EPA आप इस तरीके से बना सकते हैं और APE भी बना सकते हैं। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका tRNA जो है वो ऑलरेडी चार्ज्ड है, ठीक है, आपके tRNA के पास अमाइनो एसिड आ चुका है और अमाइनो एसिड को आप चार्ज कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब अमाइनो एसिड आपने चार्ज कर लिया, tRNA भी आपका चार्ज हो गया, आपने दोनों राइबोसोम्स के यूनिट को आपस में अटैच कर दिया, इनके बीच में mRNA भी लगा दिया। mRNA को अटैच करने के लिए आपको GTP मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ी और Mg2+ आयन की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। ये सारा प्रोसेस अब हो चुका है ना। अब आपका जो tRNA जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, और अभी हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा होता है, F-MET होता है, F-MET कहते हैं इसको, और आप AUG भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग कोडोन जो होता है वो AUG होता है। सो अब ये जो आपका अमाइनो एसिड है ये tRNA की हेल्प से आएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको फोकस करना है, जो अब आगे प्रोसेस चलेगा इट्स अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपका जब अमाइनो एसिड फर्स्ट आया,
ये अमाइनो एसिड फर्स्ट टीआरएनए इसको लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले ये आएगा और आके पी साइट पे बाइंड करेगा, राइट। अब जब ये सबसे पहले पी साइट, क्योंकि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड प्रोटीन के लिए है, तो ये सबसे पहले टीआरएनए मेरा अटैच हो जाएगा पी साइट के साथ। जैसे ये मेरा पी साइट के साथ अटैच होगा तो नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा AUG लिखा है स्मॉल आरएनए पे। मैं आपको लेजर से दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे AUG लिखा हुआ है। तो ये AUG इज द स्टार्टिंग कोडोन जो ये लेकर आया और इसने यहाँ पर छोड़ दिया। देखिए हम इसको, क्योंकि हमारे पास वीडियो फॉर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पहला अमाइनो एसिड जो आया था वो क्या था, आपका AUG था, स्टार्टिंग कोडोन था। वो स्टार्टिंग कोडोन mRNA पे लग गया। कौन लेके आया, टीआरएनए लेके आया। तो ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ पर लग चुका है। कौन सी साइट पे अटैच होगा, पी साइट पे अटैच होगा, राइट। अब पी साइट पे अटैच होने के बाद दूसरा टीआरएनए आएगा दूसरा अमाइनो एसिड को लेके, क्योंकि हर टीआरएनए के लिए अलग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। तो यहाँ पर आपको AUG जो लगा है ये आपका फर्स्ट लेकर आया था, अब सेकंड वाला दूसरा अमाइनो एसिड लेके आएगा, तीसरा वाला टीआरएनए तीसरा अमाइनो एसिड लेके आएगा। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टीआरएनएज आते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को लाते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर AUG अटैच हो गया। नाउ अब AUG जब अटैच हुआ तो यानी इस वाले टीआरएनए को मूव भी करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक ही साइट अभी वेकेंट है और A जो होता है वो अमाइनो एसाइल के लिए था। सो दूसरा टीआरएनए साइमल्टेनियसली यहाँ पर आएगा और इस A साइट पे अटैच करेगा, तो अमाइनो एसाइल के साथ वो अटैच हो गया। बट ये जो P वाला है इसका काम हो चुका है अब इस टीआरएनए का, तो ये टीआरएनए रिमूव होगा। तो जब ये टीआरएनए रिमूव होता है, तो जब ये टीआरएनए रिमूव होगा तो इनके बीच में COOH का बॉन्ड होगा जो कि सबसे पहले ब्रेक होगा। यानी मुझे ये कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कराने के लिए, ये जो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया है, मुझे सबसे पहले इनके COOH के बॉन्ड को ब्रेक कराना पड़ेगा। यानी मेरा टीआरएनए मेरी पी साइट से अटैच होता है बाय COOH बॉन्ड से, जो कि अब मैं ब्रेक कराऊंगी। तो जैसे ये ब्रेक होंगे मेरा टीआरएनए फ्री हो जाएगा। जैसे मेरा टीआरएनए फ्री होगा तो मेरी पी साइट वेकेंट हो जाएगी, पी साइट खाली हो जाएगी। जब मेरी पी साइट वेकेंट हो रही होगी तो एट द सेम टाइम जो यहाँ पर सेकेंड अमाइनो एसिड ए साइट पे आके अटैच हुआ था ये फटाफट से शिफ्ट हो जाएगा पी साइट पे, राइट। तो फिर से मेरी ए साइट खाली हो चुकी है, क्योंकि ये जो होगा ये वाला ये वाला टीआरएनए ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुका होगा। आर यू गेटिंग मी? मैं एक बार दोबारा से आपको ये चीज समझाती हूँ। सबसे पहला अमाइनो एसिड पी साइट पे आके अटैच हुआ, राइट। दूसरी वाली जो ए साइट है वो भी खाली है, लेकिन मीनवाइल साइमल्टेनियसली साथ साथ में ही क्या हो रहा है, यहाँ पर ए साइट पे भी दूसरा अमाइनो एसिड आके अटैच हो रहा है, राइट। दूसरा अमाइनो एसिड आके, एक सेकेंड, दूसरा अमाइनो एसिड आके अटैच हो रहा है, या दूसरा अमाइनो एसिड आके अटैच हो रहा है। तो जैसे ही अमाइनो एसिड ए साइट पे आएगा तो ये ए साइट पे तो परमानेंटली रह नहीं सकता, क्योंकि ये तो पेप्टाइड है, तो इसको पी साइट पे मूव करना पड़ेगा, तो पी साइट को खाली भी करना पड़ेगा। तो पी साइट को खाली कराया हमने, COOH बॉन्ड जो कि टीआरएनए और पी साइट के बीच में बने थे उनको ब्रेक करा दिया, तो टीआरएनए फ्री हो गया, ये जगह मेरी खाली हो चुकी है। अब मेरा जो ये वाला ए वाला जो एमआरएनए है जो ए साइट पे प्रेजेंट था ये शिफ्ट हो जाएगा पी साइट पे, और पी साइट वाला जो टीआरएनए है ये बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? जो मेरा अभी तक टीआरएनए ए साइट पे प्रेजेंट था ये अब क्या करेगा, ये पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा और पी साइट वाला टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये अपने अमाइनो एसिड को यहाँ पर छोड़कर जा रहा है। तो जैसे ये यहाँ से निकलेगा ये जो टीआरएनए, ये जो आपका अमाइनो एसिड है ये यहाँ पर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, राइट। ये प्रोटीन के लिए चेन का इनिशिएशन कर चुका होगा। ऐसे ही सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। आप अगर इस यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसी तरीके से ये हमने आपको यहाँ पर दिखाया अमाइनो एसिड जो आपका चला गया, जो कि ब्रेक हो चुका है, वो अमाइनो एसिड क्या करेगा, ये देखिए ये अमाइनो एसिड फर्स्ट था जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, तो हम इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हम आपको चेन बनाने के लिए ऊपर दिखा रहे हैं, आप इसे नीचे भी दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे अमाइनो एसिड फर्स्ट है, ये इसका टीआरएनए जा चुका है, इसीलिए एमआरएनए जो आपका सेकेंड अमाइनो एसिड है ये आपके ए साइड पे जो अटैच था अब ये पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो फिर से ए साइड खाली हो जाएगी। अब जब फिर से ए साइड खाली होगी तो यहाँ पे तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, देखिए ए साइड पे, और ये वाला फिर से पी के साथ जो बॉन्ड था टीआरएनए का ये ब्रेक होगा और ये वाला टीआरएनए वापस से चला जाएगा, तो मुझे दूसरा अमाइनो एसिड मिल जाएगा इस तरीके से। सो ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहेगा, नए नए अमाइनो एसिड्स आते रहेंगे, ए साइड पे आएंगे पहले,
जब ये साइड पे अटैच होंगे तो पी साइड साइमल्टेनियसली खाली होती रहेगी, यहाँ के टीआरएनए जाते रहेंगे और साथ साथ में ये इसके साथ शिफ्ट होता रहेगा। तो इसी तरीके से शिफ्टिंग से मुझे क्या मिल जाता है, मुझे एक पूरे पॉलीपेप्टाइड की एक चेन मिल जाती है, एक पेप्टाइड का एक पूरा बॉन्ड मिल जाता है, एक पूरी चेन मिल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, राइट। तो आपने ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर दिया है। यहाँ पर आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड मिल चुके हैं। ये अमाइनो एसिड किस में आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्रोटीन की चेन है। अमाइनो एसिड्स आर नथिंग, अमाइनो एसिड्स आर जस्ट प्रोटीन्स, राइट। तो ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच रहेगा और सो ऑन यू विल गेट द चेन। इस तरीके से आपको फर्दर चेन मिलती रहेगी। अब जैसे ही आपको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है तो आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि आपके राइबोसोम की जो यूनिट है, आपका एमआरएनए जो है वो स्टेबल है, लेकिन जो आपके एमआरएनए की जो आपके राइबोसोमल यूनिट्स हैं, ये राइबोसोमल यूनिट्स जो है ये मूव कर रही हैं। देख रहे हैं आप, टीआरएनए जो आपका एमआरएनए है वो एज इट इज यहाँ पर रह गया, लेकिन ये राइबोसोमल यूनिट जो है वो आगे मूव करती जा रही है। तो ये राइबोसोमल यूनिट मूव करती रहेंगी टिल ये 3rd प्राइम तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ये थर्ड डैश या 3rd प्राइम तक पहुंचेंगी, यहाँ पर अब स्टॉप कोडोन्स आ जाएंगे। जो 3 स्टॉप कोडोन्स हैं ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे 3rd साइड को और यहाँ पर इस प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। सो दिस प्रोसेस शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम्स, 2 यूनिट राइबोसोम्स की जो मूव हो रही हैं, ये शिफ्टिंग को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है ये, राइट। सो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ट्रांसलोकेशन चलता रहेगा, आपको फाइनली एक चेन मिल जाएगी। दिस चेन इज कॉल्ड द प्रोटीन चेन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। थैंक यू सो मच।